वेलकम टू स्टडी क्लासेस। आज हम लोग अपने इस सेशन में इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश वैद्युत प्रभाव एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार विकिरण की द्वैती प्रकृति या विकिरण तथा द्रव्य की द्वैती प्रकृति 11वां चैप्टर है, उसकी चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकता है, एक प्रश्न इससे परीक्षा में निश्चित रूप से मिलना है। देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन, इनकी चर्चा करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की चर्चा करनी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का आइंस्टीन समीकरण की स्थापना करनी है और प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या पढ़नी है। विकिरण की द्वैती प्रकृति होती है, यानी विकिरण आपने न्यूटन का कणिका सिद्धांत पढ़ा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत पढ़ा और ये देखा कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आ जाने के बाद न्यूटन का कणिका सिद्धांत विफल हो गया और उसको अमान्य कर दिया गया। यानी जब कण प्रकृति की बात की गई तो कण प्रकृति के आधार पर यानी कणिका सिद्धांत के आधार पर जिन घटनाओं की व्याख्या की गई उनका कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रस्तुत नहीं हुआ, उसमें कुछ कमियां पाई गई और हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर उन कमियों को दूर किया। लेकिन बाद में देखा गया कि विकिरण वास्तव में दोहरा व्यवहार करता है, यानी तरंग और कण दोनों प्रकृति को वो दर्शाता है। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं की व्याख्या जब की गई तो तरंग स्वरूप मानकर व्याख्या की गई। ये माना गया कि प्रकाश का जो स्वरूप है वो तरंग स्वरूप है। कणिका सिद्धांत के आधार पर व्यतिकरण की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से कुछ परिघटनाएं ऐसी भी हैं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही की जा सकती है। क्वांटम सिद्धांत विकिरण की कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। क्वांटम थ्योरी है, प्लांक की क्वांटम थ्योरी है कि ऊर्जा का उत्सर्जन, किसी स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में होता है। इन पैकेटों अथवा बंडलों को क्वांटा अथवा फोटान कहा जाता है। तो ये प्लांक की क्वांटम थ्योरी है और इसी आधार पर कॉम्पटन प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव आदि की व्याख्या की गई। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यदि प्रकाश का संचरण हम मान लें कि तरंग के रूप में संचरित होता है प्रकाश, तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम और आयाम के बढ़ने पर उनमें ऊर्जा बढ़ जानी चाहिए। ये तरंगें धातु के पृष्ठ पर गिरने पर इलेक्ट्रॉनों को अधिक ऊर्जा प्रदान करेंगी, जिससे उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी, किंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आगे हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की चर्चा करेंगे तो वहां हम देखेंगे कि तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। इसके अलावा अगर न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित कराया जा रहा है तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, जबकि तरंग प्रकृति के अनुसार उत्सर्जन होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं की जा सकी। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब प्रकाश किरणों के प्रभाव से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, एक धातु पृष्ठ पर प्रकाश किरणें आपतित कराई जाएं और प्रकाश किरणों के आपतन के कारण उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का जब उत्सर्जन होता है तो इस घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं। आपका मुख्य टॉपिक यही है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। तो जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश किरणों के या विकिरण के आपतन से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है तो इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। प्रकाश के द्वारा उत्सर्जित होने वाले ये इलेक्ट्रॉन प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ये परिभाषा आप लिखकर जरूर याद कर लेंगे। तो जो प्रकाश के कारण उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस प्रकार से जो धारा बहती है उसको प्रकाश वैद्युत धारा, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस घटना के लिए लघु तरंगदैर्घ्य का मतलब हुआ छोटी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की अपेक्षा अधिक लाभकारी होता है, अधिक प्रभावी होता है।
अब बात आती है कि देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन क्या होता है। तो ये देखा गया कि देहली आवृत्ति का मतलब हुआ किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी पदार्थ से या धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है। देहली आवृत्ति कहलाती है और देहली आवृत्ति को न्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी धातु पृष्ठ के लिए वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है उसकी देहली आवृत्ति कहलाती है। इसके संगत जो तरंगदैर्घ्य होती है देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। और आप जानते हैं कि न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, यानी लैम्डा जीरो की परिभाषा क्या हो जाएगी देहली तरंगदैर्घ्य की, किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति न्यूनतम होती है तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी, किसी धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है या धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकती है, उसकी देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है और इसे लैम्डा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और लैम्डा जीरो और न्यू जीरो में एक संबंध होता है, न्यू जीरो बराबर c/λ जीरो, जबकि न्यू जीरो क्या है देहली आवृत्ति, लैम्डा जीरो क्या है देहली तरंगदैर्घ्य। अब इसके संगत जो ऊर्जा होती है उसको हम कार्यफलन कहते हैं, वर्क फंक्शन h न्यू जीरो या hc/λ जीरो। ये क्या है कार्यफलन का सूत्र है और कार्यफलन की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी धातु पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जो उस धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए आवश्यक होती है उसका कार्यफलन कहलाती है, वर्क फंक्शन कहलाती है। इसको W से प्रदर्शित करते हैं, कुछ स्थानों पर इसको फाई जीरो से भी प्रदर्शित किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ हम इसका देख सकते हैं, आवृत्ति और EK, ये हो गया आवृत्ति न्यू, आपतित प्रकाश की आवृत्ति हो गई, और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा EK कहा जाता है इसको। तो EK इन दोनों के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये जीरो वाला पॉइंट हो गया, और ये ग्राफ अगर कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ग्राफ हो गया, और जहां पर उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा न्यू जीरो होती है उसके संगत जो आवृत्ति होती है वही देहली आवृत्ति कहलाती है, इसको हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और जो ये है ऋणात्मक ऊर्जा है इसको हम -W या W भी कह सकते हैं, यहाँ पर इसको हम B कह सकते हैं अगर हम इसको B कह रहे हैं ग्राफ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक ढलान जो होता है उस ढलान को A कह दिया जाता है, A हो जाता है जिसको हम ढलान कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास A हो गया, -B होगा ये क्योंकि ऋण दिशा में है। अब अगर हम समीकरण की बात करें, EK का जो मान होगा EK वो A न्यू माइनस बी, अगर न्यू बराबर न्यू जीरो लिखा जाए, न्यू बराबर अगर हम न्यू जीरो लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यू बराबर न्यू जीरो रखने पर EK का मान शून्य है, EK का मान शून्य होगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा जीरो होगी, तो A न्यू जीरो माइनस B बराबर जीरो, यानी B बराबर A न्यू जीरो। ये हमारा B का मान हो जाता है, और यही जो B है वो क्या है, W कहलाता है, और जो H है वो A है वो H कहलाता है, और इसी को हम W बराबर H न्यू जीरो लिखते हैं। तो ये हमारा न्यूनतम ऊर्जा है जिसको हम कार्यफलन कहते हैं। इस तरीके से हम यहाँ से अगर हम ढलान निकाल लें तो वो H को प्रदर्शित करेगा, A माने
ढलान यानी वो h को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ मान ज्ञात कर सकते हैं। EK और न्यू के बीच अगर ग्राफ खींचा गया है तो h का जो मान होगा वो tan थीटा कहलाएगा। ढलान, ढलान माने tan थीटा और ढलान ही a है, तो a क्या हो गया, h हो गया। प्लांक कांस्टेंट हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर tan थीटा हम ज्ञात कर लें तो यहाँ से हमको प्लांक नियतांक ज्ञात हो जाएगा। ये बात हुई। कभी कभी यही ग्राफ प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा न होकर निरोधी विभव के रूप में होता है। तो जब निरोधी विभव के रूप में ग्राफ होगा तो जो ढलान होगा h का मान हो जाएगा, यानी जो tan थीटा आएगा ढलान का मान वो h बटा e हो जाएगा। यहाँ पर ढलान माने tan थीटा या प्रवणता जिसको आप कहते हैं h बटा e हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब ग्राफ v0 और ν0 के बीच में चलेगा। ये न्यू है और ये निरोधी विभव v0 है। इस स्थिति में जो ग्राफ होगा उसके लिए जो ढलान होगा वो h बटा e होगा। इस पर एक नंबर का एक सवाल भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को आप ध्यान रखेंगे। जब EK और न्यू के बीच ग्राफ होगा तो ढलान h बराबर tan थीटा होगा, और जब v0 और न्यू के बीच ग्राफ होगा तो ढलान h बटा e के बराबर होगा। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम या प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आप कहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कई नियम लिखे हों, लेकिन मुख्यतः 5 नियम आपको पढ़ने हैं। लेनार्ड और मिलिकान ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर विभिन्न प्रयोग किए और प्रयोग के आधार पर 5 नियम प्रतिपादित किए। पहला नियम क्या है, बहुत ढंग से देखेंगे आप, और इसकी व्याख्या भी आपको करनी है प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर। किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती, यानी उत्सर्जन की दर, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए तो उत्सर्जन की दर बढ़ जाएगी। बिल्कुल व्यवहारिक घटना है। अगर आप धातु पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती। दूसरी बात, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। क्यों नहीं निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता, तीव्रता मतलब आपतित प्रकाश फोटॉनों की संख्या, और उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब हुआ EK। तो EK का मान फोटॉनों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा। एक फोटॉन ही उत्तरदायी होता है एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए। जब एक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए एक फोटॉन उत्तरदायी है तो ऐसी स्थिति में जो आपतित प्रकाश की तीव्रता है उसका कोई संबंध अधिकतम गतिज ऊर्जा से नहीं होगा। मतलब उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरी बात, तीसरी बात, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर उसका थोड़ा भाग जो कार्यफलन है, अभी हम व्याख्या करेंगे तो वहां और स्पष्ट होगा। 2 कार्यों में ऊर्जा खर्च होती है, तो चूंकि शेष जो ऊर्जा बचेगी वही गतिज ऊर्जा होती है, इसलिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है अधिकतम गतिज ऊर्जा। और लेनार्ड और मिलिकान ने प्रयोगों के द्वारा ये रिजल्ट दिए हैं। इनकी व्याख्या हमको प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर करनी है। और अगली बात उन्होंने बताई कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, तीव्रता चाहे जितनी बढ़ा दी जाए। अगर एक न्यूनतम मान से कम आवृत्ति का प्रकाश धातु पृष्ठ पर आपतित कराया जाए तो कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उससे उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति का मान एक न्यूनतम मान से अधिक होना चाहिए, तभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। और ये जो मान है, न्यूनतम मान है, इसी को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और इसका मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। अलग अलग धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। और अगली बात कि प्रकाश के धातु पृष्ठ पर आपतित होते ही
इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। माने धातु पृष्ठ पर जैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का आपतन होता है, उससे प्रकाश फोटानों का आपतन होता है, उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। मतलब धातु पृष्ठ पर प्रकाश फोटान के आपतित होने और प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती है, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है, कोई समय खर्च नहीं होता है। जैसे ही प्रकाश फोटान आपतित होते हैं, तुरंत ही उससे उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है। ये 5 नियम हैं और इन 5 नियम की व्याख्या आपको प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर करनी है। इनको आप लिख लेंगे ढंग से। हम फिर एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। पहला नियम, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरी बात, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरी बात, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथी बात, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं और अलग अलग धातु पृष्ठों के लिए इसका मान अलग अलग होता है। और पांचवी बात कि प्रकाश के धातु पृष्ठ पर आपतित होते ही धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, अर्थात सतह पर प्रकाश के आपतित होने और उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता, कोई टाइम लैगिंग नहीं होती। ये 5 नियम हुए। इसके बाद आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकी। आप जानते हैं तरंग सिद्धांत यहीं विफल हो गया। क्यों नहीं की जा सकी, हमने इसकी चर्चा पहले की है। अगर प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोई भी है तो ऐसी स्थिति में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, तीव्रता इतनी हो कि वो इलेक्ट्रॉनों को आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सके। किंतु प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि आवृत्ति अगर न्यूनतम मान से कम है तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ घंटों का समय भी लग सकता है तरंग सिद्धांत के अनुसार, जबकि आपने अभी नियम पढ़ा तो वहाँ पर कोई टाइम लैगिंग नहीं होती है। और एक बात कि तीव्रता के बढ़ने पर ऊर्जा, हमने शुरू में बताया, ऊर्जा बढ़ेगी क्योंकि आयाम बढ़ेगा और इस प्रकार से अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ जाएगी। किंतु प्रायोगिक रूप से ऊर्जा का मान तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो तरंग सिद्धांत की विफलता यहाँ सिद्ध होती है कि तरंग सिद्धांत विफल हो गया। कणिका सिद्धांत को तरंग सिद्धांत ने विफल किया। फिर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात जब आई तो तरंग सिद्धांत विफल हो गया। तो फिर क्या हुआ, इसकी चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। जब आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इसकी चर्चा फिर जब द्वैती प्रकृति की बात होगी करेंगे। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। आज के टॉपिक में देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य, कार्यफलन और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। अगला टॉपिक जो हमारा होगा प्रकाश वैद्युत समीकरण, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगले सेशन में हम उसकी चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखकर अपना नोट्स तैयार करिए। वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।